तो ये है 2025 के स्मार्टफोन ब्रांड का रिपोर्ट कार्ड। क्योंकि अगर आप देखोगे 2025 में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे फोन्स लोगों को पसंद आया। वहीं पे कुछ स्मार्टफोन्स थे जो लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ स्मार्टफोन ब्रांड ने 2025 में जबरदस्त काम किया, वहीं पर कुछ स्मार्टफोन ब्रांड को थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए, ऐसा हमें और जनता को लगता है। सो इस रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ नोट हमने कर लिया है कि 2025 में ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, पोको, एप्पल, गूगल पिक्सल, मोटोरोला, इन सभी स्मार्टफोन ब्रांड ने कैसा काम किया है, क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है, और 2026 में ये क्या बेटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट कार्ड में लिखी हुई है, तो एक एक करके वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मैं जनता से बोलना चाहूंगा, जो स्मार्टफोन आपने 2025 में बाय किया है, आपका एक्सपीरियंस उस फोन के साथ कैसा रहा है 2025 में, गुड बैड जो भी है, अपना फीडबैक नीचे शेयर करो। तभी ये जो फीडबैक है आगे ब्रांड तक जाएगा। एंड लेट्स ओपन द रिपोर्ट कार्ड। और सबसे पहला इसमें निकल के आता है, ओह क्या बात है, लावा को लेके मैं कहूंगा 2025 में लावा ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस किया है। मतलब पिछले कुछ सालों में लावा ने कंसिस्टेंटली अपने आप को इंप्रूव किया है, एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट आपको 2025 में दिखा है। जैसे इन्होंने भाई ब्लेज सीरीज लॉन्च किया था अंडर 10K में, काफी सॉलिड फोन रहा है, वैल्यू फॉर मनी। इनफैक्ट इन्होंने लावा अग्नि 4 भी लॉन्च किया था 2025 में, जो ऑफ कोर्स प्राइस के हिसाब से एक सॉलिड फोन रहा है। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, लावा ने 2025 में यस अपने आप को स्टैंड आउट भी करवाया है अग्नि 4 की हेल्प से। इनफैक्ट इस बार तो भाई ये अपने आप को ग्लोबल लेवल पे भी ले गए, लंदन में भी फोन लॉन्च कर रहे हैं। ये एक इंडियन ब्रांड के लिए भाई एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अगर आप देखोगे मोस्टली चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लावा अपने फोन को एक स्टैंड आउट फील करवा रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा लावा के लिए एक थोड़ा सा फीडबैक है, वो है कैमरे को लेके। लावा के जनरली जो कैमराज होते हैं वो थोड़े एवरेज होते हैं, एंड यही जो एवरेज कैमरा है ना, एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर के साथ ना मिसमैच फील करवाता है। अगर कैमरे पे भी लावा थोड़ा सा वर्क करे ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि जो फीडबैक है हमें ऑडियंस जनता से मिला है, इनफैक्ट मेरा भी ये फीडबैक था, एंड यही सेम फीडबैक जब हम लंदन गए थे तो हमने ये लावा के सीईओ सुनील रैना को ये फीडबैक दिया था कि कैमरे को भी लावा को इंप्रूव करना चाहिए। एंड लेट्स सी 2026 में इस चीज को लावा सीरियसली लेता है या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट ब्रांड के रिपोर्ट कार्ड को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक बनता है यार। मतलब ऐसे इन्फॉर्मेटिव इतने मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए यार जनता लाइक बनता है। ओके, तो रिपोर्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है इन्फिनिक्स एंड टेक्नो। ओके, जिनको नहीं पता, इन्फिनिक्स एंड टेक्नो दोनों भाई भाई हैं। हाँ वही भाई 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 भाई। यस, 2025 में इन्फिनिक्स और टेक्नो ने सच बताओ तो काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इन्फिनिक्स ने भी बहुत अच्छे फोन लॉन्च किए, जैसे इन्फिनिक्स GT 30 Pro का गेमिंग के मामले में। इनफैक्ट इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है वो काफी हिट रही है। लेकिन जितना भी हमने इन्फिनिक्स के, टेक्नो के फोन को टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, ऑडियंस का फीडबैक लिया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे ये निकल के आता है कि जो इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन है ना, उनके जो कैमराज है ना वो थोड़े से वीक है। मतलब हाँ, जनरली भाई इन्फिनिक्स जो होता है वो परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, डिजाइन पे फोकस करता है, डिस्प्ले पे फोकस करता है। बट आई विश अगर वो कैमरे पे भी थोड़ा सा फोकस करे, ऑप्टिमाइजेशन करे, इन्फिनिक्स के लिए 2026 बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं टेक्नो की, तो भाई टेक्नो ने तो 2025 में सच बताऊं सबको शॉक कर दिया। मतलब इनका जो टेक्नो पोवा 7 सीरीज आया था, जिसमें थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह थी, नथिंग के जैसा, और इनका जो पोवा स्लिम फोन आया था, हाँ पोवा स्लिम भाई मुझे अभी भी अच्छे से याद है, 20,000 के अंदर इन्होंने इतना स्लिमेस्ट फोन ला दिया था, वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बैटरी। और इसकी भाई मैंने खुल के तारीफ भी की थी टेक्नो को। मतलब अभी तक भाई टेक्नो ने, इन्फिनिक्स ने जितने भी फोन को लॉन्च किया 2025 में, मेनली फोकस किया है डिजाइन में एंड परफॉर्मेंस में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको कैमरे पे भी वर्क करना चाहिए, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बेटर करनी चाहिए, ट्यूनिंग बेटर करनी चाहिए, और बेटर सेंसर का इनको इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप 2025-26 में हमें कुछ ऐसे फोन्स देखने को मिले टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से जिसमें कैमरा फोकस हो। एंड एक और चीज, इनके UI जो हाई OS है, इनको थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ओह रियलमी। भाई साहब रियलमी, आपने तो 2025 में लोगों को बहुत कंफ्यूज किया है सच बताऊं तो। मतलब 2025 में रियलमी ने इतने फोन लॉन्च किए हैं, मतलब KBC के जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो भी इतना कंफ्यूजन नहीं लगता जितना रियलमी के फोन्स कंफ्यूजिंग है। हर महीने 2-3 फोन्स लॉन्च करते रहते हैं। मतलब अगर आप देखोगे इनकी नंबर सीरीज है, नार्जो सीरीज है, P सीरीज है मिड रेंज में, P सीरीज एक बजट में भी है, और नार्जो में भी आपको मिड रेंज बजट दोनों में मिल जाएगा। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है रियलमी ने। जस्ट रियलमी को कहना
कहना चाहूंगा भाई, इससे ना क्लैरिटी नहीं, लोगों में ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये चीज क्लियर करनी चाहिए रियलमी को। लेकिन हाँ, इनोवेशन की अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन का क्रेडिट डेफिनेटली रियलमी को देना चाहिए। 2025 में हमने इनके 10,000 mAh 15,000 mAh बैटरी वाले फोन को भी हमने एक्सपीरियंस किया, टेस्ट किया। इन्होंने एक ऐसा फोन बना दिया जिसमें भाई इन बिल्ड आपको एसी मिलता है, रियलमी चिल फैन फोन, याद है आपको? तो इनोवेशन के मामले में तो भाई 10 on 10 है रियलमी को। एंड मैं देख पा रहा हूं कि 2025 के रिपोर्ट कार्ड में जो क्लियर विनर रही है रियलमी की, वो रही है P सीरीज। 2025 में जो P3 अल्ट्रा, P4 प्रो जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये जेन्युइनली एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली देखा जाए तो रियलमी की जो P सीरीज है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से अभी फिलहाल मोस्ट लव्ड सीरीज है। बड़ा रियलमी की जो नंबर सीरीज है ना, उससे आई एम नॉट हैप्पी। मतलब पहले काफी एग्रेसिव प्राइसिंग होती थी, बट अब इनकी जो प्राइसिंग है वो 30,000 टच कर गई है। बाकी अगर मैं इनके फ्लैगशिप सीरीज की बात करूं तो भाई फ्लैगशिप सीरीज के बारे में क्या ही कहना, मतलब क्या प्राइसिंग रखी है यार इन्होंने। मतलब Realme GT 8 Pro को देख के ऐसा लगता है कि भाई Realme इस डिवाइस को सेल नहीं करना चाहता, बल्कि बस अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि यस, हम भी फ्लैगशिप में हैं। इसमें कोई शक नहीं है, Realme ने 2025 में अच्छा काम किया, गुड वर्क Realme। बट यस, एक जस्ट फीडबैक है मेरा, मुझे ऐसा लगता है ना Realme को अपना जो पोर्टफोलियो है ना, वो काफी सिंपल एंड क्लीन बनाना चाहिए। सिंपल में कहूं तो कम मॉडल्स लॉन्च करो, क्लियर पोजिशनिंग रखो, ताकि यूजर्स जो है वो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है Xiaomi एंड Poco। आई डोंट नो यार, 2025 में Xiaomi मुझे बहुत ज्यादा मिस लगा। मतलब एक टाइम था जो Xiaomi के Redmi Note सीरीज थी, उसकी इतनी हाइप होती थी, फोन्स मिलते नहीं थे, सेगमेंट में बेस्ट माना जाता था Xiaomi का Redmi Note सीरीज। बट वो चीज मुझे 2025 में सच बताऊं मिस लगा। मुझे लगता है कि Xiaomi जो है ना, अब थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ जा रहा है, बजट, मिड रेंज, ये सेगमेंट को थोड़ा सा कट आउट कर रहे हैं। और ये चीज अब आप नोटिस भी कर रहे होगे, Xiaomi अपने आप को एक फ्लैगशिप ब्रांड की तरह पोजीशन कर रहा है। और जो बजट और मिड रेंज का जो सेगमेंट है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है वो Xiaomi ने Poco को दे दी है। मतलब आप देखोगे 2025 में Poco ने जेन्युइनली अपने आप को बजट सेगमेंट में, मिड रेंज सेगमेंट में स्टैंड आउट फील करवाया है। मतलब आप खुद देखो, जो Poco की X7 सीरीज आई थी, X7 और 7 Pro, और Poco F7 जो आया था, द गेमिंग बीस्ट फोन। मतलब भाई Poco का जो F7 फोन आता है, ये तो मुझे इतना पसंद था कि हमने इस फोन को मल्टीपल टाइम्स बेस्ट गेमिंग फोन की कैटेगरी में भी ऐड किया। इसमें कोई डाउट नहीं है, Poco के जो डिजाइन हो गया, कैमरा हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बैटरी हो गया, सब कुछ एक्सीलेंट होता है। बस एक ही चीज में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, दैट इज कैमरा। देखो ऑफ कोर्स Poco जो है वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करता है, बट कैमरे को भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहिए। मतलब ऐसा कैमरा हो कि गेमर्स एक्सेप्टेबल कर सके। मतलब Poco अगर थोड़ा सा कैमरे पे भी काम कर लेना 2026 में, और ऐसे ही परफॉर्मेंस, डिजाइन, कैमरे के साथ अगर फोन लेके आए ना, मेरे ख्याल से एक ऑलराउंडर फोन भी कहला सकता है Poco का फोन। बट Xiaomi के लिए सच बताऊं तो 2025 इतना खास नहीं रहा है, बट मेरी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है Xiaomi से 2026 में। आई होप जो Redmi की Note सीरीज है वो वापस आए, वैसा ही कमबैक करे। एक तो यार ये कमबैक का नाम सुनते यार खुद का कमबैक नहीं हो रहा, कब होगा? ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है, ओह मोटोरोला। भाई मोटोरोला के लिए 2025 जबरदस्त ईयर रहा है। सच बताऊं तो 2025 में अगर किसी ने एक्चुअली में एक वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च किया है ना, तो वो मेरे ख्याल से मोटोरोला ब्रांड है। मतलब इनका जो G सीरीज हो गया है, H सीरीज हो गया, Razr सीरीज हो गया, इनफैक्ट अभी इन्होंने जो मोटोरोला H70 लॉन्च किया, स्लिमेस्ट फोन सेगमेंट का अंडर 30,000 में इसने सबको शॉक कर दिया। सच बताऊं तो जेन्युइनली अगर किसी ब्रांड ने अंडर 20,000, अंडर 30,000 में प्रीमियम फील करवाया है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक मोटोरोला ब्रांड है। बट मोटोरोला के लिए एक फीडबैक है यार, मोटोरोला प्लीज चेंज द डिजाइन यार। ये एक अलग फोन है और एक ये अलग फोन है, और दोनों ही सेम दिखते हैं डिजाइन लुक में। सो प्लीज मोटोरोला, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फोन्स के जो डिजाइन 2026 में जो मोटोरोला के फोन्स देखने को मिले, उनका डिजाइन प्लीज अलग हो। सारे फोन सेम लगते हैं। दूसरा फीडबैक मोटोरोला को लेके है, वो है क्लीन यूआई को लेके। यार एक टाइम था जब क्लीन यूआई के लिए मैं पर्सनली मोटोरोला के फोन रेकमेंड करता था, बट आजकल मोटोरोला के फोन में ब्लॉटवेयर, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह आ रहे हैं, और जिनमें नहीं आ रहा उनको सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जा रहा है। मोटोरोला ये एक्सपेक्टेड नहीं था, प्लीज क्लीन यूआई वापस ले आओ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ये सेम फीडबैक मैंने ऑलरेडी मोटोरोला को दिया है। और मुझे मोटोरोला की पता अच्छी बात क्या लगती है, वो एक्चुअली में हम टेक यूट्यूबर्स की फीडबैक
फीडबैक को समझते हैं, सुनते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। ये चीज मुझे मोटोरोला की बहुत अच्छी लगती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 2025 मोटोरोला के लिए एक पॉजिटिव ईयर रहा है। आपका क्या ख्याल है? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, नेक्स्ट ब्रांड। ओह क्या बात है, ओप्पो ने तो भाई 2025 में जेन्युइनली सबको शॉक कर दिया है। मतलब बजट टू फ्लैगशिप हर जगह में वैल्यू फॉर मनी का जो फुल नैरेटिव है वो ही फ्लिप कर दिया ओप्पो ने 2025 में। मतलब बजट सेगमेंट में ओप्पो K13, मिड रेंज में ओप्पो K13 टर्बो, प्रीमियम मिड रेंज में ओप्पो रेनो सीरीज और फ्लैगशिप में ओप्पो फाइन X9 सीरीज। व्हाट अ कमबैक ईयर फॉर ओप्पो। 2024 में जहां पर लोगों को ओप्पो के फोन ओवर प्राइस लगते थे, अब वो 2025 में एकदम उल्टा हो गया है। ओप्पो के फोन को लेके जो ब्रांड परसेप्शन है सिर्फ आपका नहीं मेरा भी चेंज हुआ है। मतलब अब मैं 20,000 के अंडर 30,000 के अंडर ओप्पो का फोन सीरियसली इजीली रेकमेंड कर सकता हूँ। इनफैक्ट इस बार भाई फ्लैगशिप में भी इन्होंने कमाल कर दिया फाइन X9 सीरीज को लॉन्च करके। क्या क्रेजी कैमरा फोन इन्होंने बनाया है। बड़ा ओप्पो फाइन X9 सीरीज की प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है बट फोन जबरदस्त इन्होंने बनाया है, ये जरूर कहूंगा मैं। ओप्पो को लेकर बस एक यही फीडबैक है कि ओप्पो को अपने K सीरीज को और ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड उसमें कैमरे को थोड़ा सा और बेटर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। एंड हाँ, एक और फीडबैक है वो है ओप्पो के F सीरीज को लेके। F सीरीज को थोड़ा और ये बेटर कर सकते हैं। मतलब पिछले जो 2 फोन लॉन्च है ओप्पो के F सीरीज वाले सिर्फ ड्यूरेबिलिटी पे फोकस किया गया है। ओप्पो प्लीज ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ हार्डवेयर की भी जरूरत है, थोड़ा हार्डवेयर बेटर देना चाहिए ओप्पो को। बार बार ऐसे फोन थोड़ी फेंकते रहेंगे। ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है ओके आईको एंड वीवो। एक ब्रांड 2025 में जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है आई थिंक मेरे ख्याल से वो है वीवो। तो 2025 में वीवो ने क्या जबरदस्त फोन लॉन्च किए हैं, चाहे वो बजट में हो, मिड रेंज में हो, प्रीमियम मिड रेंज हो या फिर फ्लैगशिप फोन हो। मतलब हर सेगमेंट में वीवो ने किल कर दिया है। एंड इनफैक्ट 2025 में अगर आप देखोगे इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा भी है। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लगती है मुझे, जहां पर एक साइड पे भाई वीवो ने अपने आप को बताया कि हम यस एक कैमरा फोन है, वहीं पर दूसरी साइड परफॉर्मेंस फोकस करने के लिए भाई इन्होंने आईकू को लेके आ गए। मतलब आईकू ने भी 2025 में चुम्मेश्वरी फोन लॉन्च किया, जैसे भाई आईकू नियो 10 हो गया, आईकू नियो 10R हो गया। इनफैक्ट आईकू की जो Z10 सीरीज था ये भी कितना वैल्यू फॉर मनी फोन था। वीवो आईकू वाले ने 2025 में जबरदस्त काम किया है। ज्यादा फीडबैक इसको लेके नहीं है, बड़ा आईकू को लेके एक छोटा सा फीडबैक है वो है इसके फ्लैगशिप फोन को लेके। मतलब इस बार के जो आईकू 15 आई है भाई फोन बहुत तगड़ा है लेकिन प्राइसिंग भी बहुत तगड़ी रखी है इस बार। एक टाइम था मतलब आईकू के फोन को हम फ्लैगशिप किलर बोल सकते थे प्राइस के हिसाब से, बट इस बार का नहीं। एंड एक और गेम चेंजिंग डिसीजन जो इन्होंने इस बार लिया है वो है ओरिजिन ओएस को लाके। आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मूव रहा है एंड इसके लिए वीवो को एक बिग थम्स अप। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांड है ओह इस ब्रांड का तो 2025 बहुत ऊपर नीचे रहा है। ओके, तो इस ब्रांड का नाम है नथिंग। 2025 आई थिंक मेरे ख्याल से नथिंग के लिए गुड भी रहा है बैड भी रहा है। मतलब बजट में अगर आप देखोगे सीमा फोन 2 प्रो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। इनफैक्ट मिड रेंज में इनका जो फोन 3 प्रो सीरीज है ये भी बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन फोन 3 तौबा 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 नाम लेते ही मूड खराब हो गया। मतलब बजट में मिड रेंज में तो नथिंग अच्छा काम करा, अच्छे फोन लॉन्च करा, लेकिन फ्लैगशिप में सीधा प्राइसिंग 80,000 कर दिया और वो भी फीचर्स फ्लैगशिप वाले नहीं है। मतलब अभी भी नथिंग फोन 3 की जो प्राइसिंग है वो 80,000 है। हाँ, एक टाइम पे फेस्टिवल टाइम पे थोड़ा कम हुआ था, डिस्काउंटेड था, लेकिन अगर आप इसके फीचर्स वगैरह देखोगे ये एक मिड रेंज फोन वाले मतलब 30-40,000 वाले, लेकिन प्राइसिंग सीधा 80,000। तो कैसे जस्टिफाई करते यार। इसी फोन को लेकर नथिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है, इसलिए मैंने कहा 2025 नथिंग के लिए अच्छा भी रहा है बुरा भी रहा है। बजट मिड रेंज में अच्छा काम किया है बट फ्लैगशिप में पूछो मत। ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है सैमसंग। एंड सैमसंग को लेके मैं कहूंगा यार 2025 में कुछ फोन्स आए जिन्होंने क्लियरली दिखाया कि यस सैमसंग इनोवेशन कर सकता है। वहीं पर कुछ फोन्स ऐसे भी आए जिनको देख के लगता है कि यार सैमसंग ये कैसा फोन है। जैसे कि सैमसंग की आप मान लो S सीरीज हो गया, S25 अल्ट्रा हो गया, फोल्ड 7 हो गया। मतलब इनको देख के लगता है कि क्या इंजीनियरिंग मार्बल बनाया है सैमसंग ने। इनफैक्ट 2025 में अगर हमें स्मार्टफोनों में AI ट्रेंड किसी ने सेट किया है तो वो मेरे ख्याल से सैमसंग है। भाई AI को लेके सैमसंग ने 2025 में बहुत ज्यादा मार्केटिंग की है। इनफैक्ट इनका जो फोल्ड 7 था मतलब इतना पतला इतना हल्का टोटली सरप्राइजिंग फोन था यार ये। बड़ा जो फीडबैक है सैमसंग को लेके वो इनकी बस बजट की जो M सीरीज है F सीरीज है उसी को लेके है। फोन्स अच्छे होते हैं सैमसंग के M सीरीज के F सीरीज के, बस 2025 में एक ही चीज को लेके निराश हुए हैं लोग और वो है वाटर ड्रॉप नॉच। सच बताऊं तो ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है 2025 में थोड़ा सा आउटडेटेड फील करवाता था।
सैमसंग प्लीज 2026 में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले वाला फोन मत लेके आना। बड़ा यूआई को लेके एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई, यूआई बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है सैमसंग ने इस बार। ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट फोन है, ओह वाओ नाइस, पिक्सल सीरीज फोन। गूगल पिक्सल फोन को लेके मैं एक चीज कहूंगा, पिक्सल सीरीज ने जो 2025 में फोन लॉन्च किए हैं, प्रीमियमनेस के मामले में इन्होंने सीरियसली एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। पिक्सल सीरीज को लेके बस एक ही फीडबैक है, मुझे एक्सपेक्ट था कि जो टेंसर G5 प्रोसेसर आया ये थ्रॉटल नहीं करेगा, बट ये स्टिल थ्रॉटल करता है। मतलब इनका भाई डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट थ्रॉटल ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। और दूसरी चीज है गूगल फोन की प्राइसिंग। भाई साहब प्राइसिंग के बारे में क्या ही बोलूं, गूगल भी लाइक भाई मैं नहीं जानता ये ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी कौन है। मैं जानता हूं तो सिर्फ आईफोन को जानता हूं, एप्पल को जानता हूं, और मैं अपने डिवाइस को उसी से कंपीट करना चाहता हूं। बात खत्म। तो सीरियसली इस बार जो पिक्सल सीरीज की जो फोन की प्राइसिंग गई है वो आईफोन को टच कर गई है। भाई साहब क्या बोलूं, गूगल प्लीज थोड़ा प्राइस तो कॉम्पिटिटिव रखो यार। अगर आपको डिवाइस एक्चुअली में इंडिया में बेचने हैं, इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब यार 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा कोई पिक्सल फोन क्यों लेगा, उसकी जगह पे भाई आईफोन ही जाएंगे ना लोग। पिक्सल फैंस भी लाइक मैं लेगा। ओके, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, और वो है एप्पल। ओ हो 2025 में एप्पल ने सीरियसली सबको शॉक कर दिया है विद आईफोन 17। मतलब अनएक्सपेक्टेड था, फीचर्स अपग्रेड करके प्राइस एप्पल ने कम कर दी। जहां पे सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन ब्रांड प्राइस बढ़ा रहे, एप्पल कम कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं भी शॉक्ड हुआ, और मेरे ख्याल से भाई 2025 का ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फोन है। इनफैक्ट हमने इसको अवार्ड भी दिया है, और ऐसे ही नहीं दिया भाई, जेन्युइनली ये फोन डिजर्व करता है। बाकी आईफोन 17 सीरीज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आईफोन 17 सीरीज इस बार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, अपग्रेड फील करवाया है, एंड जो सबसे बड़ा इन्होंने डिजाइन चेंज किया है, ओए होए होए, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड एप्पल को अगर मुझे एक ही फीडबैक देना हो तो मैं दूंगा ये iOS 26 को लेके। मतलब iOS 26 नो डाउट काफी जबरदस्त है, बट स्टिल ये वेल ऑप्टिमाइज नहीं है भैया। लैग होता है, कभी व्हाट्सएप नहीं चलता, कभी क्या नहीं चलता, वीडियो कॉल करो तो वहां पे लैग हो जाता है, 15-20 मिनट तक अगर आप कोई फोटो वीडियो शूट कर लेते हो फोन लैग करने लग जाता है। ऊपर से इनका एप्पल इंटेलिजेंस ये भी अभी बहुत पीछे है कंपटीशन से। मतलब प्लीज एप्पल iOS 26 को थोड़ा सा फिक्स करो, अभी भी बहुत ज्यादा बग्स वगैरह हैं स्टिल, स्टेबल अपडेट आने के बाद भी। एंड इसके साथ ही भाई एप्पल इंटेलिजेंस प्लीज इसे भी और बेटर करो। सो ओवरऑल देखा जाए तो 2025 एप्पल के लिए पॉजिटिव ईयर रहा है, लोगों को फोन पसंद आए। सो ये था 2025 स्मार्टफोन ब्रांड रिपोर्ट कार्ड। एक सेकंड अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल के दोस्तों यार लाइक कर दिया करो, और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दो, जो भी स्मार्टफोन ब्रांड को आप फीडबैक देना चाहते हो, एंड इस वीडियो को शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।